3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। पुष्कर में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन। पर्वतीय समाज के सहयोग से 80 मरीजों को स्वास्थ्य परामर्श के साथ दवाओं का वितरण। अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम पारिक कॉलोनी वैष्णव धर्मशाला के पास पुष्कर में रविवार को निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उत्तराखंड पर्वतीय समाज के अध्यक्ष एवं उपनिदेशक होम्योपैथिक राजस्थान सरकार जयपुर से सेवानिवृत्त डॉक्टर सुरेंद्र सिंह तड़ागी और डॉक्टर श्रुति तड़ागी द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से मौसमी बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वायरल रोगों के साथ साथ महिलाओं की समस्त बीमारियों जैसे श्वेत पदर, महामारी का समय पर नहीं आना, पीसीओडी, गर्भाशय में सूजन एवं गांठों का होना इत्यादि रोगों का निःशुल्क परामर्श देकर औषधियों का वितरण किया गया। शिविर में 80 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। पर्वतीय समाज अजमेर के सहयोग से सभी मरीजों को निःशुल्क औषधियों का वितरण भी किया गया। हर बार बढ़ती रोगियों की संख्या को देखते हुए हर 15 दिन में इसी प्रकार विभिन्न रोगों के उपचार के लिए निःशुल्क परामर्श और औषधि वितरण शिविर लगाए जाने का भी निर्णय लिया गया। पर्वतीय समाज के सहयोग से यह हमारा अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम पुष्कर में जो थे ये निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर हमारे द्वारा लगाया गया था और हर 15 दिन में हम इस प्रकार के शिविरों का आयोजन यहाँ करते रहते हैं ताकि आम जनता को जो है ये गरीब लोगों को और आम जनता को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा अधिक से अधिक लोग जो लाभान्वित हो सकें। पिछले 2 बार से हम लगातार कमर दर्द, साइटिका, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, डिस्क प्रोलैप्स का कैंप लगाते रहे थे। इस बार हमारे द्वारा गायनिक से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के बीमारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें साथ के साथ जो वायरल जनित रोग चल रहे हैं विशेष रूप से मौसमी बीमारी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आदि जो है रोगों के लिए जो थे रोकथाम के लिए और उनके उपचार के लिए शिविर ये लगाया गया था। और इस शिविर में हमारे द्वारा जो है लोगों को ये अवगत कराया गया कि किस प्रकार से इस प्रकार की मौसमी बीमारियों से वो बच सकते हैं और उनको इस संदर्भ में जानकारी की तथा रोकथाम के लिए दवाइयाँ भी उनको वितरित की गई। लगभग 81 मरीज जो थे इस विभिन्न रोगों से संबंधित हमारे द्वारा औषधियाँ वितरण पर्वतीय समाज के सहयोग से किए गए थे। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इंडिया फॉर द डिसेबल की पुष्कर में बैठक संपन्न। 17, 18, 19 दिसंबर को पुष्कर में राष्ट्रीय दिव्यांग कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन का लिया निर्णय। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इंडिया फॉर द डिसेबल की होटल पुष्कर हेरिटेज में दिव्यांग खेल प्रतियोगिता कबड्डी के लिए एक आवश्यक मीटिंग रखी गई। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इंडिया फॉर डिसेबल की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला रावत, बोर्ड के सचिव रामदेव बंजारा, आयोजन समिति के अध्यक्ष बसंत सेठी, समिति उपाध्यक्ष कैलाश बंजारा, संजय सेजरा, आयोजन समिति के मुख्य संचालक राजेंद्र महावर, आयोजन समिति के सदस्य शंकर सिंह रावत, सूरज बंजारा, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष रोहित गोयल, बोर्ड के एडवाइजर गोपेश शर्मा और समस्त पदाधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे। मुख्य संचालक राजेंद्र महावर ने बताया कि आगामी 17, 18 और 19 दिसंबर को पुष्कर में राष्ट्रीय दिव्यांग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की 16 राज्यों की टीमों को आमंत्रित किया जाएगा। आने वाले समस्त खिलाड़ियों के रहने, खाने एवं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। सभी की राय से दिव्यांगों के लिए समुचित व्यवस्था के लिए सभी ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया। कबड्डी का आयोजन पुष्कर मेला मैदान में किया जाएगा। बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला रावत ने दिव्यांग कबड्डी प्रतियोगिता कराने की घोषणा की, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास कर दिया। हमारे क्लब के अध्यक्ष महोदया निर्मला जी रावत, हमारे सेक्रेटरी महोदय रामदेव सिंह जी, शंकर जी रावत, अशोक जी भाई साहब, राजकुमार जी, रोहित जी, शर्मा जी और हमारे सेठी जी, आज जो ये पहल कर रहे हैं पुष्कर आज में पहली बार एक दिव्यांग कार्यक्रम जिसके अंदर आप कबड्डी का आयोजन किया जाएगा। आपको मैं जानकारी दे दूं,
वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने आज पहली बार दिव्यांगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है और दिव्यांगों के लिए एक विशेष पैकेज दिया है, जिसके अंतर्गत अभी जापान में भी अच्छे पदक जीतकर दिव्यांग अपना नाम, भारत का नाम रोशन किया है। और दिव्यांगों की जो कदर नहीं होती थी, विकलांग नाम से उनको बोला जाता था, प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम बदलकर दिव्यांग दिया है। और इस पुष्कर की पावन धरा पर दिव्यांगों की जो कबड्डी प्रतियोगिता 17, 18, 19 दिसंबर को होने जा रही है, यह एक बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता होनी जाएगी। और मैं सभी टीम से आशा करता हूं कि सबका सहयोग रहे और एक कार्यक्रम को एक अच्छी रूपरेखा के तहत किया जाए, ताकि हमारी डिसेबल जो कमेटी है उसका नाम रोशन हो और दिव्यांग बच्चों का हौसला अफजाई हो। बूढ़ा पुष्कर रोड स्थित मध्य पुष्कर में पुलिस मित्र टीम ने चलाया सफाई अभियान। हर रविवार को पुष्कर के अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरदा के नेतृत्व में पुलिस मित्र टीम चलाती है सफाई अभियान। ब्रह्मनगरी पुष्कर राज में हर रविवार की भांति इस रविवार को भी बूढ़ा पुष्कर रोड स्थित मध्य पुष्कर में पुलिस मित्र टीम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सुबह 6 बजे पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के नेतृत्व में राजेंद्र बच्छानी, सांवरा शर्मा, विष्णु प्रकाश बाकोलिया, कैलाश कुमावत, युवराज सैनी, योगेश रेड्डी, सुनील बाकोलिया, मुकेश देवड़ा, जयप्रकाश, अजय नाथ, अभिषेक शर्मा व अन्य लोगों ने मध्य पुष्कर पहुंचकर सफाई अभियान की शुरुआत की। पुलिस मित्र टीम द्वारा मध्य पुष्कर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात बिना समय गंवाए सफाई अभियान शुरू कर दिया गया। मंदिर के चारों ओर बड़ी मात्रा में कटीली झाड़ियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ सहित गुटखे के पाउच व नमकीन चिप्स की थैलियाँ बिखरे होने से सफाई अभियान की शुरुआत वहीं से की गई। पवित्र कुंड से करीब 15 बड़े कट्टों में कचरा उठाकर बाहर निकाला गया। पुलिस मित्रों ने मध्य पुष्कर के कुंड को 3.5 घंटे के अथक परिश्रम से पूरा साफ कर दिया। अमित भट्ट ने बताया कि हर रविवार को पुलिस मित्र टीम द्वारा स्वच्छता अभियान का उद्देश्य आम जन को साफ सफाई हेतु जागरूक करना है। कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास गंदगी न रखे, साफ सफाई करता रहे। भट्ट ने पुष्कर वासियों को भी स्वच्छता अभियान में अधिक से अधिक जुड़ने को कहा, ताकि हमारा तीर्थ साफ व स्वच्छ रह सके। जी, आज सुबह पुलिस मित्र टीम द्वारा स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया। आप सभी को ज्ञात है कि हर रविवार को पुलिस मित्र टीम द्वारा पुष्कर के अंदर स्वच्छता अभियान करके जन जागृति का एक उद्देश्य दिया जा रहा है। साथ ही साथ जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मध्य पुष्कर, जो कि पुष्कर क्षेत्र से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पहुंचकर टीम द्वारा पवित्र जो मध्य सरोवर है, मध्य पुष्कर है, उसकी सफाई की गई। साथ ही साथ वहाँ बिखरी हुई जो गंदगी थी और जो कुछ भी प्लास्टिक की थैलियाँ और गंदे कपड़े और ये थे, उन्हें हटाकर और पूरी तरह से साफ और स्वच्छ किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज। महाविद्यालय में छात्रहित की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर कर रहे थे आंदोलन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों पर सोमवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को कॉलेज में व्याप्त छात्र हित की समस्याओं के निराकरण के लिए 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने के दौरान प्राचार्य कक्ष में जाने से पुलिस द्वारा रोकने के दौरान हुई धक्का मुक्की और जिद बहस के बीच बात इतनी बढ़ गई कि मौके पर मौजूद पुलिस को प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गौरा, इकाई अध्यक्ष आकाश सिंह राजावत, इकाई सचिव मनीष चौधरी, आशुराम डुकिया, फरहान कुरैशी, लक्की जैन सहित अन्य छात्र नेताओं को पुलिस ने धकेलते हुए गिरफ्तार कर लिया और उन्हें क्लॉक टावर थाने ले आए। मौके पर क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत मई जाब्ते के खुद मौजूद रहे और उन्होंने थाने से अन्य गाड़ियां मंगाकर छात्रों को उसमें भरकर थाने पहुंचा दिया। वहीं प्राचार्य से जब इस विषय में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी जरूर मिली है। वे अपने कक्ष में बैठे थे, छात्र अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। यदि पढ़े लिखे छात्र पुलिस के साथ अभद्रता करेंगे तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी ही। किया जाएगा। अब डिसीजन तो वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को ही लेना है ना, ये डिसीजन हमारे लेवल पे नहीं हो सकता है। मैं सुन के गया, लेकिन जब वो मांग ही नहीं, वो एक ही मांग पे अड़ रहे थे, हमें चिट्ठी दो, हम अपनी कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल मेल थोड़ी इनको कोई वो साझा करेंगे, आप फिर दे दो ज्ञापन और हम दे देंगे। नहीं, लाठीचार्ज तो मेरे को सुनने में आई, मैं तो अपने चेम्बर में बैठा हुआ था, वो पुलिस वालों ने बताया उनके साथ बदतमीजी करी और ये बहुत खेदपूर्ण है। पढ़े लिखे छात्र हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने पुलिस के साथ और हाथापाई भी की, तो उसके रिएक्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ज्ञापन जो है एक्चुअली ये कमिश्नरेट लेवल पे डिसाइड होगा सीटों का,
और ये आज पुनः ज्ञापन दे दें, मैं पुनः इसको वहाँ पे कमिश्नरेट भिजा दूंगा इनकी डिमांड। और डिमांड तो वहाँ से पूरी होगी, सीटें हम कॉलेज लेवल पे थोड़ी बढ़ाई जाती हैं। बाकी समस्याएं सारी कर दी मैंने। पानी का, मीठे पानी के लिए 1 लाख रुपए सेंक्शन कर दिया, अभी करा है मीठे पानी के लिए। 60,000 इधर कस्तूरबा के लिए और 40,000 कमला नेहरू के लिए। तो पानी की कोई व्यवस्था में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। सीटें बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो ये तो कमिश्नरेट लेवल पर ही तय होगा। नहीं, उसकी सफाई के लिए कैद रखा है। हमारे खेल प्रभारी बदले हैं, अभी खेल प्रभारी नए करे हैं, उन्होंने अभी कार्यभार संभाला है, उनको कह रखा है कि ये ग्राउंड को ठीक कराना है। वहीं काकटावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सोमवार को कॉलेज प्राचार्य को प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन देने की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिस पर केसरगंज पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में जाब्ते को तैनात किया गया था। छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां मौजूद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए उत्तेजित छात्रों को रोकना पड़ा। इस दौरान एबीवीपी के 4 छात्र विकास गौरा, लक्की जैन, फरहान कुरैशी और आशुराम डुकिया को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, जिनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज एबीवीपी के छात्रों द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जीसीए के प्रिंसिपल महोदय को आज ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित था। इस पर हमारे द्वारा वहाँ पे बिल्कुल जाब्ता नियुक्त किया गया था। चौकी इंचार्ज केसरगंज को वहाँ इसके लिए विशेष रूप से लगाया गया था। छात्रों द्वारा नारेबाजी करते हुए इनको ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से इनको समझाइश करके और प्रिंसिपल साहब के चैम्बर के बाहर तक इनको आने के लिए बताया गया था। उसके बाद में इनको बताया गया कि 5 आदमी जो ज्ञापन लेके प्रिंसिपल साहब के वहाँ जाके और ज्ञापन देंगे। इस पर इन्होंने कहा कि साहब प्रिंसिपल साहब को बाहर बुला दिया जाए तो हम वहीं ज्ञापन दे देंगे। इस समझाइश पर प्रिंसिपल साहब बाहर आए और ज्ञापन लेने के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि साहब ज्ञापन हम बाद में देंगे, पहले हमने जो ज्ञापन दिए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में हमारे को बताया जाए। तो प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि आरटीआई के तहत आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर अभी जो आपकी मांगे हैं उस पर आपको ज्ञापन दिया जाना है तो मैं लेने के लिए सहर्ष राजी हूँ। इस पर ये छात्र उत्तेजित हो गए और बदतमीजी करने लगे तो प्रिंसिपल महोदय अपने चैम्बर में वापस चले गए। पुलिस ने इनको बहुत समझाइश करने की कोशिश की, परंतु ये उत्तेजित अग्रेसिव होते हुए इन्होंने दरवाज़ा खींचते हुए अंदर घुसने की कोशिश की तथा पुलिसकर्मी जो वहाँ नियुक्त थे उनके साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की। इस पर शांति भंग होने का और संज्ञेय अपराध कारित होने की संभावना को देखते हुए मौके पे जो 4 छात्र जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनको पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया और अन्य छात्र जो उत्पाद पे उतारू थे उनको धारा 129 सीआरपीसी के तहत सिविल बल का प्रयोग करते हुए मौके से तीतर बितर किया गया। चारों छात्रों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अग्रिम कार्रवाई जो भी बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो 4 छात्र जो गिरफ्तार किए गए हैं वो विकास गोरा है, लक्की जैन है, फरहान कुरैशी है और आशुराम डुकिया है। हाँ, अगर वो पुलिस बल प्रयोग करके और सिविल बल का प्रयोग करते हुए उनको तीतर बितर नहीं करती तो तोड़ फोड़ और ऐसी कोई संज्ञेय अपराध घटित हो जाता, इसलिए सिविल बल का प्रयोग करते हुए छात्रों को तीतर बितर किया गया। इससे पूर्व एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबद्ध छात्रों ने पूरे कॉलेज परिसर में एबीवीपी के झंडे हाथों में लेकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य दीपक मेहरा को ज्ञापन देना चाहा, जिसे लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बहस भी हुई। इसके बाद प्राचार्य अपने कक्ष से बाहर आए और एबीवीपी पदाधिकारियों से ज्ञापन लेने लगे, लेकिन विकास द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन की क्या प्रगति हुई इसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी गई, जिस पर उन्होंने बताया कि यदि आपको उस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आरटीआई लगाकर ले सकते हैं कि आपके ज्ञापन पर क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद उत्तेजित छात्र छात्राएं कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए और जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। एबीवीपी महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में प्राचार्य को दिए गए ज्ञापन में शामिल प्रमुख 9 सूत्रीय मांगों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 1836 में हुई। उत्तर भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय में हर वर्ष प्रथम वर्ष में 3 से 4 हजार विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन महाविद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, जो छात्र हित की दृष्टि से कतई उचित नहीं। इसलिए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कॉलेज में 25% सीटें और बढ़ाई जाए। पूर्व में कई विद्यार्थियों ने तैराकी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय व देश का नाम रोशन किया, लेकिन वर्तमान में तरणताल बंद होने से तैराकी के इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और अभ्यास नहीं मिल पा रहा, इसलिए तरणताल का जीर्णोद्धार करवाया जाए। महाविद्यालय में बॉयज़ हॉस्टल लंबे समय से बंद है। बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग को वर्तमान में छात्रावास बना दिया गया है। महाविद्यालय में कई गरीब विद्यार्थी कई गांवों से आकर अध्ययन करते हैं, अतः बॉयज़ हॉस्टल के लिए नया भवन बनवाया जाए।
महाविद्यालय में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए। महाविद्यालय में खेल सुविधाएं ना के बराबर है तथा इंडोर खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं, ऐसे में खेल सुविधाओं को बढ़ाया जाए। महाविद्यालय में एनसीसी की आर्मी विंग और नेवल विंग कार्यरत है, परंतु उनमें महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुपात में सीटें बहुत कम है, अतः उन्हें बढ़ाया जाए एवं एनसीसी एयर विंग को खोला जाए। गर्ल्स हॉस्टल घोटाले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। खेल परिसर में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो और महाविद्यालय में खेल गतिविधियां जल्द शुरू हो, अन्यथा विद्यार्थी परिषद जिले भर में उग्र प्रदर्शन व धरने देगी। हमने कॉलेज के अंदर जो प्रथम वर्ष में 25% सीटों को बढ़ाने को लेके, दूसरी विषय एनसीसी में सीटें बढ़ाने को लेके आज हमारी मांगे हैं। उनके साथ कॉलेज की और अन्य समस्याएं, गर्ल्स हॉस्टल से खेल सुविधाएं चालू करने को लेकर समस्याएं हैं। इससे पहले भी हमने प्राचार्य को 7 दिन पहले शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया था और ये मांग की थी कि 25% सीटें बढ़ाई जाए, परंतु कॉलेज प्रशासन ने उसमें लेश मात्र भी कार्रवाई नहीं की। आज जब विद्यार्थी यहाँ आए परेशान होके, तो प्राचार्य के पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमने पिछले ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की। ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास, उसमें ऐसे प्रिंसिपल, गैर जिम्मेदाराना प्रिंसिपल बैठे हैं। इनकी वजह से आज गाँव वाले जो गरीब बच्चे आते हैं उनका एडमिशन रुका हुआ है। अगर आज वो इसमें कार्रवाई करते तो 25% सीटें बढ़ती, तो निश्चित रूप से इन गांव से आने वाले गरीब कस्बों से गरीब गांव के बच्चों का भला होता, तो उनको दुआएं देते। पर उनकी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है और वो सिर्फ रिटायरमेंट होने वाले हैं 30 को, तो वो चाहते हैं कि मैं आराम से कुर्सी तोड़ के जाऊं, पर बच्चों के हित में एक काम नहीं करना चाहते वो। आज हमने पहले बच्चों की सभा की, सारी बच्चों की समस्याएं सुनी, उसके बाद बच्चों को लेकर प्राचार्य से मिलने के लिए जब हम आए, तो पुलिस प्रशासन, राजस्थान सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन बच्चों को रोकने के लिए तानाशाही रुका हुआ है और ये बच्चों को प्राचार्य से नहीं मिलने दे रहा। अगर बच्चे संस्था में जिसमें पढ़ते हैं वो अगर आसानी से अपने प्राचार्य से नहीं मिल सकते, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी समस्याएं किसके सामने रखेंगे। मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के बच्चे भी ऐसे होंगे जिनका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, जिनका वेटिंग में चल रहा है। आप सभी की मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल को लाए, सहमति बनाए और बच्चों की मांग पूरी करने में हमारा सहयोग करें। बच्चों को रोकने में पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन से सहमति बनाने में सहयोग होना चाहिए। हमारी आज 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, गर्ल्स हॉस्टल में समस्याएं, गर्ल्स हॉस्टल में ऐसी समस्याएं हैं कि छात्राएं खारा पानी पीने को मजबूर है, मीठे पानी तक की व्यवस्था नहीं। इतने बड़े कॉलेज में जो हॉस्टल चलाते हैं उसमें ऐसी समस्या है। कई कमरों की छत की प्लास्टर रुकी हुई है, एडीए के बार एडीए आता है पर नवनिर्माण कुछ नहीं करता, ना प्रेशर या प्रिंसिपल ने उन पर कुछ एडीए को लिख के देते हैं कि हमारे हॉस्टल में ऐसी समस्याएं हैं तो आप उसको रिपेयर कराओ। आप जाके अंदर जाके देखोगे तो आपको लगेगा किसी भूतिया बंगला है जैसा हॉस्टल की हालतें कर रखी है इन्होंने। खेल के ग्राउंड में 2-2 फुट ऊंची घास उगी हुई है। बच्चे, कल एनसीसी की दौड़ है, उस ग्राउंड में एनसीसी के बच्चे दौड़ेंगे 2-2 फीट ऊंची घास में। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि इतने बड़े कॉलेज में कल जिस एनसीसी, नेवल एनसीसी के लिए दौड़ करा रहे हैं, उसमें मात्र 21 सीटों पे 21 सीटों की भर्ती के लिए दौड़ करा रहे हैं। लगभग 1000 बच्चे उसके अंदर प्रतिभागी लेंगे। अगर ऐसे बच्चों के साथ छलावा है ये साफ और एनसीसी की भर्ती के नाम पे उनके साथ मजाक किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल सर को ये ज्ञापन सौंपा कि एक तो कॉलेज जो गर्ल्स हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल बन चुके हैं कॉलेज के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ एक लड़की को चाहिए होती है यहाँ रहने के लिए, जो गाँव के परिवेश से आ रही है, जो बाहर नहीं रह पाती है क्योंकि बाहर इतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे ना ढंग से कैमरे लगे हुए हैं, ना उनको ढंग से पीने की, ना ढंग का खाना मिल रहा है। बिसलपुर का पानी तक इनको अवेलेबल नहीं है, बोरिंग का पानी पिलाया जा रहा है। बाकी अभी डेंगू का इतना ज़्यादा वो चल रहा है कि यहाँ पे फॉगिंग होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए, ऐसे एक बार होनी चाहिए फॉगिंग की, है ना। बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ढंग का पानी नहीं है, ढंग का खाना नहीं है और इतने सारे मच्छरों की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल तक एडमिट हो रही हैं यहाँ की लड़कियाँ। तो जो गर्ल्स हॉस्टल की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। इसके साथ में जो एनसीसी की सीटें हैं, अभी इतने सारे बच्चे कॉलेज के अंदर एडमिशन तो हो गया है, लेकिन उनको एनसीसी के अंदर प्रॉपर सीट नहीं मिल पा रही क्योंकि सीट्स तो उतनी लिमिटेड है। तो हमने ये ज्ञापन दिया है कि वो 20% तक बढ़ाई जाए। इसके अलावा ये भी ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पे 20 साल से जो स्विमिंग पूल है वो बंद है, तो उसका ढंग से उसको रेनोवेट किया जाए, उसका, ताकि बच्चों उसका फ़ायदा उठा सके, उसके अंदर जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो यहाँ पे आ सके। रिंकू कंवर राठौड़, MDSU इकाई अध्यक्ष। 65वीं जिला स्तरीय जिम्नास्टिक 17 से 19 आयु वर्ग छात्र छात्रा प्रतियोगिता का हुआ समापन अवसर पर प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को अतिथियों ने किया पुरस्कृत।
65वीं जिला स्तरीय जिम्नास्टिक 17 से 19 आयु वर्ग छात्र छात्रा प्रतियोगिता का समापन रविवार को सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी ओम प्रकाश बारिया और अध्यक्ष पार्षद नगर निगम धर्मेंद्र सिंह चौहान के आतिथ्य में किया गया। प्रतियोगिता में 17 आयु वर्ग छात्र में टांक शिक्षा निकेतन विद्यालय ने प्रथम, महात्मा गांधी विद्यालय ने द्वितीय और राजकीय माध्यमिक विद्यालय नगरा बालूपुरा रोड ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह 17 आयु वर्ग छात्रा प्रतियोगिता में सावित्री बालिका विद्यालय ने प्रथम, सेंट मैरीज कॉन्वेंट ने द्वितीय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फायसागर रोड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। समापन अवसर पर प्रतियोगिता का प्रतिवेदन शारीरिक शिक्षक अरविंद पाराशर द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कारों से नवाजा गया। मंच संचालन विक्रम कुमार भोजावत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आखिर में प्रधानाचार्य वीनू मेहरा ने सभी का आभार जताया। आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ आए, और जो भी बच्चे विजेता रहे या ना रहे उनका उत्साह वर्धन किया। बच्चे आप भी बहुत बधाई के पात्र हो, जो आपने ऐसी परिस्थितियों में भी अपना बेस्ट दिया। कोरोना के बाद हमारी कोई ज्यादा एक्सरसाइज प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं हुई थी, परंतु फिर भी आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आपने पार्टिसिपेट किया कंपटीशन में, आप आगे आए, इसके लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं सभी बच्चे। और मैं आशा करती हूँ बच्चे सभी बहुत आगे बढ़े, स्टेट में पहुंचे, नेशनल में पहुंचे और अपने विद्यालय का, अपने अजमेर जिले का नाम रोशन करें। सभी पधारे हुए भाई बहनों, सभी अतिथि, मैं कहीं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने कुछ समय निकाला इतने व्यस्त प्रोग्राम में और आप यहाँ। ये मेरे ख्याल से 2 साल बाद वापस चालू हुई, तो इसके लिए आप सभी बच्चों ने इसका नुकसान उठाया, लेकिन अब प्रॉपर तैयार हो गई। तो अब आपसे यही कहूँगा कि आप लोग रेगुलर इसमें प्रैक्टिस करके आगे राज्य स्तर पर अच्छा नाम करें अजमेर का, और अच्छी तैयारी करके यहाँ से जाएं। साथ ही मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो आज इनाम नहीं ले सके उनको भी कहता हूँ कि वो आगे आने वाले समय के लिए तैयारी करें। साथ ही यहाँ इस सावित्री विद्यालय ने जो आयोजन किया वो बड़ा सफलतापूर्वक किया, उसमें किसी प्रकार का डिसीजन नहीं, इसलिए मैं निर्णायक को एक बार और धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने ये आयोजन बढ़िया तरीके से किया। इस प्रतियोगिता में अभी संख्या तो कुछ कम लग रही है, लेकिन कोरोना के बाद इतने बच्चे आना जिम्नास्टिक में बड़ा काम रखता है। एक बार मैं फिर सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। स्मार्ट सिटी अजमेर की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ व्यापारिक महासंघ का एसपी को ज्ञापन। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने नए पुलिस कप्तान विकास शर्मा का साफा माला पहनाकर किया स्वागत। सोमवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के बैनर तले व्यापारियों व संघ के पदाधिकारियों ने अजमेर के नए पुलिस कप्तान विकास शर्मा का स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही उन्हें अजमेर शहर में बढ़ रहे अपराधों के प्रति कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा के नेतृत्व में महासंघ पदाधिकारी और दुकानदार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का साफा माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इसी के साथ महासंघ पदाधिकारियों ने हाल ही में कुख्यात अपराधियों के द्वारा जेल से संचालित किए जा रहे संगठित अपराध को रोकने और शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की। स्वागत करने वालों में महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल, उपाध्यक्ष सागर मीणा, अशोक दुलानी, अशोक मुदगल सहित कई लोग शामिल हुए। पेट्रोल पंप गोलीकांड को लेकर के श्री व्यापार महासंघ की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया। उसके बाद ठेलों की समस्या और कुछ स्थानों के मैटर थे, उस बारे में बात की। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की और एसपी का रुख अच्छा। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से माननीय एसपी साहब का हमने ज्ञापन दिया। जो आगरा गेट पे गोलीकांड हुआ, उसके जो उन्होंने गोली चलाई उनको आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। और शहर में जो ठेले वालों ने परेशान कर रखा है, डाक दुकानों के आगे ठेले लगा देते हैं। अभी दीपावली का सीज़न है,
और वैसे ही व्यापारी 2 साल से कोरोना महामारी से परेशान है। तो एसपी साहब से हमने ये ज्ञापन देके मांग की और शहर में जो चोरियां हो रही है, लूटें हो रही है, उनके बारे में भी हमने कहा कि आप तो नए पुलिस अधीक्षक महोदय उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप दीपावली त्यौहार रुक जाए। उसके बाद और जो गोलीकांड आगरा गेट पर हुआ है उसको बहुत जल्दी गुत्थी सुलझाई जाएगी। हम उसकी तह तक पहुँच चुके हैं। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से हमने नए एसपी साहब का स्वागत भी किया, शॉल उड़ा के सम्मानित किया उनका, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं पूरी तरह से श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के व्यापारियों के साथ हूँ। उत्तर विधानसभा अंतर्गत 25 कॉलोनियों में रहने वाले लोग पानी की समस्या से त्रस्त। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नगर खंड प्रथम पर अधीक्षण अभियंता का किया घेराव। उत्तर विधानसभा की ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के अंतर्गत आने वाली 25 कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 8000 लोग पिछले लंबे समय से पानी की समस्या से खासे त्रस्त हैं। आखिर आज कॉलोनी वासियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नगर खंड प्रथम फव्वारा सर्किल स्थित कार्यालय पर पहुंचकर अधीक्षण अभियंता एस.एल. जिनगर का घेराव कर उन्हें चूड़ियां भेंट करते हुए कहा कि जब समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो कुर्सी पर बैठने का आपको कोई हक नहीं है। लोग पेयजल की समस्या से परेशान हैं और आप यहां कुर्सियां तोड़ रहे हैं। ऐसी खूब खरी खोटी क्षेत्र के महिला पुरुषों ने अधिकारी जिनगर को सुनाई। इसके बाद जलदाय मंत्री बी.डी. कल्ला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटके फोड़कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कीर्ति नगर, गोटा कॉलोनी, भाटी की डांग, जगदम्बा कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, नवकार नगर सहित आसपास के इलाकों में 72 से 48 घंटे में पेयजल सप्लाई हो रहा है, वह भी नियमित नहीं। इसके बावजूद भी प्रेशर ना के बराबर होता है, जिससे कॉलोनी वासी पानी नहीं भर पा रहे। कॉलोनी वासियों की मांग है कि सप्लाई का समय सुबह 7 से 9 बजे किया जाए, साथ ही प्रेशर और समय भी बढ़ाया जाए। क्षेत्रवासियों का नेतृत्व कर रहे सुभाष काबरा, महेंद्र सिंह बोराज और उर्मिला अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों की परेशानी बयां करते हुए बताया। उत्तर विधानसभा की ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा की जो 25 कॉलोनियां हैं, उस कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 8000 लोगों की जो पानी की समस्या है वो इतनी गंभीर समस्या है। पाइपलाइन डाल दी और पाइपलाइन भारतीय जनता पार्टी के शासन में पाइपलाइन डल गई, उस समय पानी भी मिल रहा था। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार ने, बी.डी. कल्ला साहब ने जो जिस तरीके से व्यवस्था बिगाड़ी है और व्यवस्था बिगाड़कर हम लोगों का पानी पीने का जो पानी होता है उसको भी हमसे छीन लिया है। नालियाँ पाइपलाइन टूटे हुए हैं और प्रेशर नहीं आ रहा है, बेटाइम से आ रहा है। इस क्षेत्र के रहने वाले सभी जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको ऐसी प्रताड़ना, ऐसा पीड़ित किया जा रहा है कि आज मजबूरन परेशान होकर आज धरने प्रदर्शन करना पड़ा। आने वाले समय में कलेक्टर साहब के यहाँ धरना देने की जरूरत होगी, कलेक्टर साहब के यहाँ देंगे। इससे भी आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रदेश स्तर पर जाकर बी.डी. कल्ला साहब का उनके सेक्रेटरीट के सामने हम पुतला जलाएंगे और ये मैसेज देंगे कि अगर हमारे साथ में खिलवाड़ किया, हमको पानी पीने से वंचित किया, हमारे बाल बच्चों को दूषित पानी पीने में मजबूर किया, उसका दोषी ये सरकार होगी, बी.डी. कल्ला होगा, पीएचडी प्रशासन होगा। हम आज चैलेंज देने के लिए आए हैं। आने वाला समय अगर ठीक नहीं किया तो उग्र आंदोलन करने के लिए हमारे सभी क्षेत्रवासी, सभी कॉलोनियों के अध्यक्ष, सभी कॉलोनियों के सेक्रेटरी और वहाँ के गणमान्य व्यक्ति आज आए हैं। उनके साथ में आज हमको भी इस विरोध प्रदर्शन के अंदर आने का जो अवसर मिला है, उस अवसर के अंदर हम आज इस आश्वासन के साथ जाएंगे, इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि अगर 8 दिन में ठीक नहीं हुआ तो आने वाला समय पीएचडी विभाग के लिए, इस कार्यालय के लिए बहुत ही बुरा होगा। और बुरे के साथ साथ के अंदर हम संघर्ष करेंगे, अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे, पानी समय पर लेकर संघर्ष करेंगे, पानी पूरा लेकर संघर्ष करेंगे, हमारी पाइपलाइन ठीक कराकर संघर्ष करेंगे। ये हमारी जनता, ये कहते हैं 72 घंटे
घंटे आता है, कभी 78 घंटे से, कभी 100 घंटे से। और पानी तो क्या आता है, हमारी पाइपलाइन सूखी, मेन पाइपलाइन सूखी, और ये आधे घंटे में बंद कर देते हैं। हमको पीने का पानी तक नहीं मिलता है। नहाने का, कपड़े धोने का पानी तो दूर की बात है, लेकिन वो तक नहीं मिलता है। हम दुखी हैं। हमने जलदाय विभाग, फव्वारा सर्किल पे जलदाय विभाग का घेराव करा है। प्रशासन के खिलाफ हमने नारेबाजी करी है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे को 72 घंटे की सप्लाई में भी पानी नहीं मिल रहा है। 7-7 दिन में एक बार सप्लाई पानी मिल रहा है, और जगह जगह लीकेज है पाइपलाइन, और उसमें सुबह पानी भरते हैं, शाम को कीड़े पड़ जाते हैं। ऊपर से मलेरिया का प्रकोप है, और ये पानी की वजह से भी स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हमने प्रशासन को, यहाँ के जो जलदाय विभाग के जो कर्मचारी है, हमने महिलाओं के द्वारा इनको चूड़ियाँ इनकी टेबल पे रखी है कि भाई चूड़ियाँ पहन लो आप, अगर आपसे काम नहीं होता है। और फायसागर रोड पे अभी भी मौजूदा टाइम में मैंने कंप्लेन करी है, पिछले 6 महीने में मेन लाइन में लीकेज है, उस पर कोई भी सुधार नहीं है। आज मटके भी फोड़े हैं, और ये मटके किस काम के, जिसमें पानी भी मतलब प्रॉपर भरा नहीं जाता है। हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे को एक्शन साहब ने 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन का समय, यानी कि मैंने 8 दिन की चेतावनी दी है। 8 दिन के बाद हमारा काम और हमारी सप्लाई दुरुस्त नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। हम फायसागर रोड स्वास्थ्य नगर से आए हैं, है ना, और जलदाय मंत्री की तरफ से आए हैं। इनके चूड़ियाँ पहनाएंगे, हम मटका फोड़ेंगे। यहाँ आके इनके सर पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो रही है। हमारे स्वास्थ्य नगर बी ब्लॉक में मतलब पानी आ ही नहीं रहा है। हम लेडीज़ों को लेके मैं आई हूँ यहाँ पे, 7 दिन का टाइम दिया। अगर 7 दिन में नहीं आए तो हम बिल्कुल यहाँ मटकियाँ लेके यहाँ फोड़ेंगे ऑफिस के अंदर। आज भी मटका फोड़ा है सर, दिखा देते हैं हम आपको, देख देते हैं। ये चूड़ियाँ है, देखो, ये भी सौंपी है, बिल्कुल सौंपी है उनको। अब उन्होंने सॉरी बोल ली है, उन्होंने बोले 7 दिन का टाइम दिया हम लोगों ने। अगर 7 दिन का देंगे 181 अब हम शिकायत करेंगे वहाँ पे। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी का घेराव करने पहुंची राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के लिए विधायक को बताया जिम्मेदार। सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष सोनी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रामनगर स्थित उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के निवास स्थान पर पहुंचे और घेराव करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। देवनानी का घर का घेराव करने की सूचना पहले ही स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी, जिसके चलते विधायक देवनानी के निवास पर पुलिस जाब्ता पहले ही तैनात रहा। लेकिन देवनानी वल्लभ नगर में हो रहे उपचुनाव का प्रभारी होने के चलते वहां गए हुए हैं, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों को नारेबाजी करने के बाद वापस लौटना पड़ा। जिलाध्यक्ष आशीष सोनी ने बताया कि विधायक देवनानी जनप्रतिनिधि होने के अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। वह सिर्फ सत्तारूढ़ दल की आलोचना में अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं। उन्हें अपने क्षेत्र के मतदाताओं और आम जन की दुख तकलीफों और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जिन्होंने उन्हें मत देकर विजयी बनाया, उन्हें कोई परवाह नहीं। क्षेत्र में सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, लोग पेयजल समस्या से त्रस्त हैं, मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन विधायक देवनानी इन पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए आज ई रिक्शा लेकर उनके घर आए थे, ताकि उन्हें इसमें बिठाकर उनके ही विधानसभा क्षेत्र का दौरा कराकर उन समस्याओं से रूबरू कराया जाए जो उन्हें नजर नहीं आ रही। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वासुदेव देवनानी जी, जो कि उत्तर विधानसभा के विधायक हैं, उनका घर घेराव कराएं और उनको पहले ही सूचना थी, तो अपना मुंह छुपा के पता नहीं कहाँ बैठे हैं या कहाँ भग गए हैं, पता नहीं। अजमेर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, रोड जो हालात आपको भी पता है, आप दिन रात गाड़ी चलाते हो। मंगलगिरी की रोड को अजमेर की रोड से ताल्लुक़ कर दिया। बिल्कुल वो सपने दिखाते थे ना कि मंगलगिरी पर हम जाएंगे और वहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे, तो प्लॉटिंग अजमेर में हो गई। मंगलगिरी की रोड देखे हुए डेंगू की महामारी फैल रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर को कचरा सिटी बना दिया गया है। अजमेर की जनता ने विधायक चुना है वासुदेव देवनानी को, न कि राज्य सरकार या कांग्रेस को चुना है। तो इनका दायित्व होता है ये बढ़ती रेप की घटनाएं, उसके ऊपर चुपचाप बैठे हैं। बढ़ती डेंगू की महामारी जैसी डेंगू फैल रहा है, उसके लिए वो चुपचाप बैठे। कोई स्वच्छ अभियान नहीं चल रहा है। कहीं पर गली गली जाओ, नाले में गंदगी फैल रखी है, मच्छर आ रहे हैं, कई बच्चे बीमार हैं, कई युवा भाई भी अभी तक इस महामारी की चपेट में अपना मतलब कि त्याग दे दिया, जान चल गई उनकी, प्राण निछावर हो गया। तो ये चुपचाप बैठे हैं। आखिर कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या अजमेर शहर की जनता को इन्होंने पागल समझा है क्या? ये अपील है, ये अभी तो खाली ट्रेलर है। जब भी देवनानी जी वापस आएंगे यहाँ पर, हम
पिक्चर नहीं, अब क्या ये तो खाली ट्रेलर था। पिक्चर अब क्या हम दिखाएंगे कि पिक्चर क्या होती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अजमेर शहर अध्यक्ष ई रिक्शा लेके आए हैं। पद का ई रिक्शा हम इसलिए लेके आए हैं कि देवनानी जी को ई रिक्शा में हम बैठाएं और अजमेर का भ्रमण कराएं कि अजमेर की रोडों का हालत क्या है, नालियों की हालत क्या है। और ई रिक्शा मेन मुद्दा है, पोल्यूशन मुक्त है ना, तो उनको पोल्यूशन से शायद प्रॉब्लम होगी, तो ई रिक्शा लाना हमारा मेन दायित्व बनता है। उत्तर के जो देवनानी साहब जो एमएलए साहब है अपने पद का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। लोगों की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बलात्कार के केसेस जितने हो रहे हैं, सिटी में जो स्मार्ट सिटी का जो वर्क होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पब्लिक की जो है डिमांड जो है तो उससे त्रस्त होकर के आज जो है लोकतांत्रिक पार्टी आज ये इनका घेराव करने के लिए आए, पर आज ये नदारद मिले तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि भविष्य में देवनानी साहब एक तो जनता से जैसे जो भी प्रॉब्लम है और जो मिलने के लिए आवे तो उनको समय दे और अपना वो पद का वो निर्वाह करे। अजमेर में रहने वाले असलम को पुणे में रहने वाले मामू ने हजारों रुपए की लगाई चपत। कैटरिंग का काम करने वाला असलम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अलवर गेट थाने से एसपी ऑफिस तक लगा रहा है चक्कर। न्यू अंबाबाड़ी मान पैलेस धोबी घाट पर रहने वाले कैटरिंग का कार्य करने वाले असलम ने मामू की बातों में आकर अपने हजारों रुपए की खून पसीने की कमाई गंवा दी। सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे असलम ने बताया कि उसके मामू पुणे में रहते हैं, जिनका उसके पास फ़ोन आया। असलम ने बताया कि फर्जी मामू ने असल मामू की आवाज़ में फ़ोन कर अस्सलाम वालेकुम बोलकर हालचाल पूछा और अपना अकाउंट नंबर बताने को कहा कि उसमें कुछ पैसे डालूंगा जो कुछ दिनों के बाद मैं तुमसे ले लूँगा। असलम ने फर्जी मामू की बातों में आकर अपना अकाउंट नंबर बता दिया और उसमें जैसे जैसे मामू कहता गया वैसे वैसे असलम करता गया। इस काम में उसकी पत्नी ने भी हाथ बटाया और इस तरह से 2 बार 5-5 हज़ार और फिर 2,000 फिर 900 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। फिर भी मामू बोला कि पैसे नहीं आए, जबकि मेरे अकाउंट से पैसे क्रेडिट होने के मैसेज आ गए। अपने खून पसीने की कमाई गंवाने के बाद जब उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ तो वह रिपोर्ट लिखवाने के लिए अलवर गेट थाने गया, जहां से उसे एसपी ऑफिस भेज दिया गया। असलम के मामू बनने की कहानी सुनिए असलम की जुबानी। मेरे पास ऐसे पूर्णा से फ़ोन आया, बोला कि आपके मैं मामू बोल रहा हूँ। तो पूर्णा में मेरे मामू रहते हैं। तो मैं ठीक है मामू बोल रहे हो, तुम क्या हाल चाल है मामू? बोले अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं वालेकुम अस्सलाम मामू, क्या हाल चाल? तो बोला ऐसा करो बेटा अपना अकाउंट नंबर देना, अकाउंट नंबर में आपके कुछ पैसे लगाऊंगा, बाद में मेरे को पैसे निकाल के दे देना, 10-15 दिन में 20 दिन में दे देना। मैंने ठीक है मामू। तो मैंने कहा ठीक है, अपने अकाउंट नंबर मैंने दे दिया उनको। अकाउंट नंबर देने के बाद में मेरे से बोले कि ऐसा करो पैसे आने रहे, आप 1 रुपया उधर से लगाओ। तो मैंने 1 रुपया लगा दिया उसके बाद में बोले कि वे पैसा आए नहीं और आप उधर से मैं लगाता हूँ 5 रुपया। तो उधर से उन्होंने 5 रुपये लगाए मेरे को। फिर मेरे 5 रुपये लगाने के बाद में फिर मेरे को बोले कि आप ऐसा करो पैसे आने नहीं। बात क्या बेटा, तुम क्यों डर क्यों रहे हो, क्या बात है क्या नहीं बात है? तो हमने मामू क्या बात है, हम में पैसे क्यों डालूँ, क्या लिखूँगा ऐसी बात? तो बेटा मैं बोले पहचानते नहीं है मेरे को, मैं बोलना मामू बोलना ना बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी तेरे को। तो मैंने कहा ठीक है मामू कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसा करता हूँ। तो बोले कि ऐसा करो 5,000 रुपये लिखना। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी वाइफ ने 5,000 रुपये लिख दिया। लिख के बोला ये बटन दबाओ, बटन दबा दिया। फिर बोला 5,000 फिर लिखो, फिर 5,000 रुपये लिखा। बोला 2,000 फिर लिखो, बोला 2,000 फिर लिखो। फिर लिखने के बाद 900 रुपये लिखो। फिर 900 रुपये लिखने के बाद में उसने बोला कि पैसे आए नहीं, चढ़े नहीं, अभी चढ़े नहीं है। तो मैंने कहा वापस बोला मैंने भैया मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। तो बोला कि अकाउंट से पैसे कट गए, ठीक है अभी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और मैं तो आपके मामू बोले कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो दूसरा खाता नंबर दे दो, मैं उस पर चढ़ा देता हूँ। नहीं कोई पैसे वैसे नहीं आए हमारे पास। अब ऐसी रिपोर्ट हो गई आपके पास। मैं बोला वह थाने में अलवर गेट थाने में गया था, तो बोले एसपी ऑफिस में जाओ। एसपी ऑफिस में आया हूँ, देखो क्या सुनवाई होती है क्या होता है। आपके क्या वाकई मामू थे या किसी ने आपको मामू? नहीं मामू नहीं थे, वो तो मामू बना के बात करा है, वैसी आवाज़ से बात करा है। पैरोल पर छूटे बंदी ने अवधि खत्म होने के बाद भी नहीं किया सेंट्रल जेल में समर्पण। जेल अधीक्षक द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया फरारी का मुकदमा। 23 अक्टूबर को जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी द्वारा हस्ताक्षर युक्त एक रिपोर्ट सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई, जिसमें बताया गया कि जोधपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक दंडित बंदी देवाराम उर्फ देवाराज
पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी रोहिणी मुद्दों की ढाणी सदर थाना जिला बाड़मेर को 4 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसे 23 अक्टूबर को तय समय पर वापस से केंद्रीय कारागृह में समर्पण करना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ, जिस पर उसके फरार होने का मुकदमा कारागार अधिनियम 2015 में दर्ज कर थाने के एएसआई सुरेंद्र सिंह को अनुसंधान सौंपा गया। मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया, दिनांक 23/10/2021 को जेल अधीक्षक महोदय अजमेर ने एक हस्ताक्षरशुदा रिपोर्ट हेड कांस्टेबल श्री भवानी सिंह 2005 केंद्रीय कारागार अजमेर ने एक रिपोर्ट पेश की कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका के अनुसार दंडित बंदी श्री देवाराम उर्फ देवराज पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी रोहिणी मुड्डों की ढाणी सजर थाना सिदारी जिला बाड़मेर को दिनांक 4/10/2021 से 23/10/2021 तक पैरोल पर छोड़ा गया था, जिसको 23 तारीख को सेंट्रल जेल में समर्पण होना था, जो समर्पण नहीं होकर फरार हो गया, जिसके विरुद्ध ठवन बी राजस्थान कारागृह अधिनियम 2015 के तहत मुकदमा नंबर 219/2021 दर्ज कर वीरेंद्र सिंह जी एएसआई के नाम अनुसंधान किया गया। अनुसंधान जारी। 10 रुपए के डिस्पोजेबल गिलास लेने आए 2 शातिरों ने दुकान के गल्ले से उड़ाए 25,000 रुपये। पीड़ित दिव्यांग दुकानदार ने गंज थाने में दर्ज कराया मुकदमा। गंज थाना अंतर्गत गौशाला के नज़दीक श्री चामुंडा डिस्पोजेबल की शॉप से 2 शातिर 25,000 रुपये के नोटों की गड्डी चुराकर फरार हो गए। दुकान संचालक दिव्यांग कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि दिन के समय 2 लोग उसकी दुकान पर चाय के डिस्पोजेबल गिलास लेने आए, जिसकी कीमत 10 रुपये थी। इसके बदले में उन्होंने 100 का नोट दिया। उसने 10 रुपये काटकर उन्हें 10-10 के 90 रुपये वापस लौटाए, तो उन्होंने कहा कि एक 50 का नोट दे दो, जिस पर गले में रखी 50 के नोटों की गड्डी में से एक नोट निकालकर उनको दिया। उस वक्त वह चले गए। थोड़ी देर बाद फिर लौट कर आए और एक गिलास का पैकेट और मांगा। इस बार उन्होंने फिर से 100 का नोट दिया और 2 50 के नोट मांगे, जिसके बाद उन्हें फिर से गड्डी में से नोट निकाल कर दिए। इसी बीच बिजली का बिल देने आए व्यक्ति से वह बिल लेने लगे। इसी दरमियान शातिरों ने नज़र बचाकर गले में रखे 50 के नोटों की गड्डी चुरा ली और फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार दिव्यांग कन्हैयालाल शर्मा ने गंज थाने में अज्ञात शातिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये दुकान पे पहली बार आया है, मैंने पहली बार ही देखा इनको। वो भी 10 रुपए की चीज़ लेने आए थे। एक 10 रुपए की चीज़ ली, 100 का नोट दिया, खुला दे दिया मैंने। फिर बोले कि ये मेरे को 50 का बंदा दो। फिर मैंने वो 25,000 की गड्डी थी, उसमें से 50 का बंदा नोट दिया इनको। ठीक है, वो 50 रुपये खुले तो मैंने ले लिए इनसे। उसके बाद फिर दोबारा आए, बोले एक गड्डी और दो। मैंने एक गड्डी और दे दी। फिर 100 का नोट दिया इन्होंने। 100 का नोट दिया तो मैंने 10-10 के दिए, मतलब बोले 2 50 के दे दो। और सामान ये गिलास दिए थे चाय के। चाय के तो चाय के गिलास देने के बाद में मैंने पैसे काट लिए। उन्होंने बंदे पैसे लिए। फिर आए, बोले खुले दे दो 100 के, हमारे को माता जी के चढ़ाने हैं 10-10 रुपये। मैंने 10-10 के नोट दे रहा था, इतने में ये बिल वाला आया, लाइट का बिल वाला आया। मैंने जैसे ही मैंने इधर नज़र घुमाई, वो 25,000 की गड्डी गायब कर 2 जने थे। रिपोर्ट दे दिए मैंने गंज थाने। कौन कहाँ पर दुकान है आपकी? ये गौशाला। क्या उम्र है आपकी? मेरी 62 साल। क्या काम, किस चीज़ की दुकान है ये डिस्पोजल की। नसीराबाद रोड बीर चौराहे पर कार को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रेलर चालक का हुआ लाखों का नुकसान, कार चालक हुआ फरार। सोमवार शाम कायड़ माइनिंग से आगूचा की ओर जा रहा एक ट्रेलर बीर चौराहा नसीराबाद रोड पर एक मारुति कार को बचाने के चक्कर में सड़क से उतारते ही पलटा खा गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रेलर चालक का लाखों रुपए का नुकसान जरूर हो गया। ट्रेलर चालक रवि ने बताया कि वह कायड़ माइनिंग से माल भरकर आगूचा की ओर निकला ही था। बीर चौराहे पर पहुंचा तो आगे चल रही मारुति कार वाले ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिसे बचाने के चक्कर में उसने अपने ट्रेलर को सड़क से नीचे उतार दिया। इसी दौरान खाई होने की वजह से ट्रेलर का संतुलन बिगड़ा और वह पलटी खा गया, जिससे उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बहरहाल ट्रक चालक रवि ने क्रेन को बुलाकर ट्रक को सीधा कराने के प्रयास शुरू किए हैं। उसने बताया कि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भाई
सर हम यहाँ से काइड माइनिंग से हिंदुस्तानी की आगूचा की तरफ जा रहे थे। ये यहाँ पे अपने वीर चौराया है अजमेर में, जो सामने कोई मारुति आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी यहाँ अपने साइड में दब गई, मतलब पलटी खा गई। वीर चौराया नसराबाद अजमेर है ये। सर सामने वाला आगे जो चल रहा था उसने इमरजेंसी ब्रेक ले लिए, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी को इधर साइड में दबानी पड़ी पूरी, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है गाड़ी का। ट्रॉली मतलब आपकी? हाँ, ट्रॉली पूरी डैमेज हो गई, पलटी खा गई। और इसमें 1 से 1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ करीब, और जो बाकी क्रेन रिकवरी उसका पेमेंट भी अलग है पूरा। ये आपने क्रेन मंगवा ली? हाँ, क्रेन अभी आ रही है, जस्ट आने वाली 20-25 मिनट में। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।